सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जिनका 10th एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बच्चे जो मतलब बोल रहे थे सर हमें कुछ मतलब आप गेस्ट के तौर पे कुछ हमें मटेरियल दे दो, कंटेंट दे दो, ताकि अभी टाइम जो कम है उसके लिए जो है आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो और साथ ही साथ आपका जो मार्क्स जो हो एग्ज़ाम में वो मैक्सिमाइज हो। तो इसके लिए आप सबके लिए आज हम ये वीडियो जो है इसलिए आपके लिए लाए हैं, सो दैट कि जो 10th का जो ज़्यादातर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन रहता है उसमें जितने भी स्टूडेंट है, अगर किसी स्टूडेंट को डर रहता है तो मैथमेटिक्स का डर रहता है। सो फॉर दैट नाउ एक्चुअली आपके सिलेबस में जो पूछा गया, चूंकि इस साल जो लॉकडाउन के कारण आपको रिलैक्सेशन मिली, सो रिलैक्सेशन में आपको जो है एक्चुअली आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसमें से आपको 80 मार्क्स पूरे नहीं करने हैं। ये तो बड़ी रिलैक्सेशन है पहले। अब सर ये है कि इसमें 15 चैप्टर्स है आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। सर अब किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, कौन आसान है, कौन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी टाइम जो है बहुत कम बचा है हमारे पास। तो उसके लिए सर आप हमें बताइए कि हम सबसे ज़्यादा फोकस अभी इन जो कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, हम ज़्यादा फोकस किन चैप्टर्स पे दे। तो देखिए, मैं बस ये आपसे कहना चाहूँगा कि देखो, जो आपके 80 मार्क्स का पेपर आएगा, आपने तो 80 मार्क्स उसमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तो कितने करने हैं? तो जैसा कि आपके बोर्ड ने बोला है, आपको खाली 56, जो 56 अटेम्प्ट करेगा मीन्स ही हैज़ अटेम्प्टेड 80 मार्क्स, तो उसके फुल मार्क्स आ जाएंगे, ओनली 56 मार्क्स। तो मतलब अब ये है कि 15 चैप्टर्स की वेटेज 80 मार्क्स है। सो नाउ इट्स सिंपल कि आपको 15 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आप उन चैप्टर्स को छोड़ो जो आप अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। अब आपके लिए मैं लेके आया हूं, आपको मैं बताऊंगा, जो मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाला हूं, मिनिमम आपका मानो 6 चैप्टर्स आपको कम से कम नहीं पढ़ने हैं, और वो भी बड़े बड़े, जो जिनको दिक्कत, स्टूडेंट्स को जिन चैप्टर्स में ज़्यादा दिक्कत होती है, वही 6 चैप्टर्स लेके मैं आया हूँ जो आपको नहीं पढ़ने हैं। और मैं बताऊंगा आपको हाउ यू विल बी एबल टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। इवन दो आप उन 6 चैप्टर्स को छोड़ भी रहे हो, उसके बाद भी सर एम आई एबल टू गेट 80 आउट ऑफ 80? यस, द आंसर इज यस, इजीली यू कैन गेट 80 आउट ऑफ 80। नाउ सी, आपका जो पेपर का पैटर्न होगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, पैटर्न कैसा होगा, कौन से मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आप सबसे शेयर किया जाएगा इस लेक्चर में। अभी आप फिलहाल देखिए, मैंने जो बोला यहाँ पे, ये जो मैंने चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं उनका नाम लिखा है, और यहाँ पे मैंने उनके मार्क्स लिखे हैं कि कितने मार्क्स है, और यहाँ पे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए बेटा, आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर्स मैंने 8 यहाँ पे है, और यहाँ पे और एक 9th चैप्टर है, मार्क्स भी लिखे हैं मैंने और डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखी है। इन 9 चैप्टर्स को मैं आपको बोलूंगा आपको कैसे करना है, एंड हाउ यू विल बी एबल टू गेट 80 आउट ऑफ 80। दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपका जो है 100 मार्क्स का होता था, लेकिन चूंकि आपका कुछ इंटरनल के कारण जिसमें 20 मार्क्स, नाउ रिमेनिंग आर 80। नाउ लेट्स सी हाउ टू गेट 80 आउट ऑफ 80। और रादर देन आप यहाँ पे जो मैंने लिखा कुछ 5 to 6 चैप्टर्स, ये आप छोड़ भी सकते हो, इवन इनको पढ़ो भी मत। उसके लिए अभी जो स्टूडेंट बहुत कमज़ोर है, बहुत सफ़र कर रहा है मैथमेटिक्स में, उसके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि इन 6 चैप्टर्स को आप आसानी से छोड़ सकते हो, आप पढ़ो ही मत इनको। अब देखिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स का, आप सब जानते हो, क्योंकि आप अभी आपके एग्जाम्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अभी अपना सिलेबस नहीं देखा होगा। तो जिनको लग रहा है कि मैथमेटिक्स जो है इसमें 15 चैप्टर्स है, बहुत ही मुश्किल होने वाला है, वी आर नॉट एबल टू गेट 80 आउट ऑफ 80, सो फॉर देम लेट्स सी। अब देखो, ये जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, इसमें 4 मार्क्स है। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। ऐसे ही पॉलिनोमियल के 4 मार्क्स, लीनियर इक्वेशंस के 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फिर 8,
फिर आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके 5, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे मैंने एक चैप्टर छोड़ा, वो ट्रायंगल्स, वो आप नहीं पढ़ो, वो मैंने यहाँ पे डू नॉट स्टडी, आपको ये सब नहीं पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले ट्रायंगल्स। बच्चों को अगर दिक्कत ज़्यादा होती है तो सर ट्रायंगल्स बहुत परेशान करता है, तो ट्रायंगल्स को छोड़ो, उसको मत पढ़ो। जो बच्चा ट्रायंगल्स को लेके परेशान है उसके लिए ये बात सबसे बड़ी है कि वो ट्रायंगल्स को पढ़े ही ना, हो गए, उसको टेंशन खत्म। अब जो बच्चा अच्छा है, जिसने पढ़ा है अभी तक, तो वो पढ़ सकता है, वो यहाँ से कोई और चैप्टर उसको छोड़ सकता है। लेकिन अगर जिसने ट्रायंगल्स पढ़ा है तो वो पढ़े, ठीक। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, ट्रायंगल्स को लेके परेशान है, ट्रायंगल्स को पढ़ो मत, उसको छोड़ो। आपका पहला चैप्टर, तो पहले जो 6 चैप्टर्स आपके हैं उसमें से जो आपका 6th चैप्टर है ट्रायंगल्स का, वो आप छोड़ो, उसको मत पढ़ो। अच्छा सर, उसके बाद आपका आता है ट्राइगोनोमेट्री, नहीं सॉरी, उसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आता है। सर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है बहुत ही आसान, इसमें बस 2 कॉन्सेप्ट्स है, 2 कॉन्सेप्ट्स को लेके 2 क्वेश्चंस आते हैं। आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और कुछ नहीं है। और वो फिर ट्रायंगल का कुछ एरिया बोलता है, मतलब इट कंटेन्स ओनली 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स एंड आउट ऑफ 2-3 कॉन्सेप्ट यू कैन इजीली टेक 6 मार्क्स। तो मतलब ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे भी बहुत काम आता है, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री, जो आपका ट्राइगोनोमेट्री है उसके 7 मार्क्स है। देखो बेटा, आप लीनियर इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए 2, और ये चाहे आप कुछ भी छोड़ो, इन तीनों को आपने नहीं छोड़ना है। आप यहां से कुछ छोड़ो, यहां से कुछ पढ़ो, लेकिन कॉमन जो आप सबका रहेगा लीनियर इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये। क्यों सर? क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में कुछ है ही नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें खाली 3 केसेस पे बात होती है। वो सारा खेल लाइन्स का होता है वहां पे। अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन्स, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है, तो एक लीनियर इक्वेशन आपको एक स्ट्रेट लाइन देती है, दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको दूसरी स्ट्रेट लाइन देती है। अब ये जो 2 स्ट्रेट लाइन्स आपके पास है, अब इनमें 3 केसेस है। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब अगर ये नहीं करेंगे कहीं पे इंटरसेक्ट तो पैरेलल होंगे। और अगर ये मानो 3 केसेस कुछ ऐसे हैं, यहां पे मैं लिखूं, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, एक केस है। अब एक लाइन ये है, दूसरी ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, और तीसरी ये, तीसरा केस है, एक लाइन ये है, दूसरा भी, मतलब कोइंसाइड कर जाए। इसीलिए आपकी पूरी एक्सरसाइज आती है कि सॉल्यूशंस पे बात करो। आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया जाता है, फिर आपसे बोलता है कि इट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज अगर आप जियोमेट्रिकली देखो 2 लाइन्स में 3 ही पॉसिबिलिटीज है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है मतलब यूनिक सॉल्यूशन, या कहीं नहीं करेगी मतलब नो सॉल्यूशन, या कोइंसाइड होगी मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यही 3 केसेस पे आपका सब्स्टिट्यूशन चलता है, आपका एलिमिनेशन और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है, बस। सो दिस इज वेरी सिंपल। एंड देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अगेन वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कुछ 1-2 फार्मूले लेके आपको डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है, उस पे बेस्ड आपको बस ये बोल रहा है कि आपको कई बार रूट्स निकालने होते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, इसको आप छोड़ नहीं सकते। और बहुत ही कम एक्सरसाइजेस है इसमें जो बहुत ही आसान है। इसी तरह आप ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को भी पढ़ना जरूरी है। और आपका जो ट्राइगोनोमेट्री है 7 मार्क्स है। कुछ नहीं बेटा, इसमें क्या है, साइन कॉस टेन, वो जो रेशोज आपके हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज, उनको लेके कुछ रेशोज बनाने हैं, उन्हीं के बेस पे कुछ 1-2 आइडेंटिटीज है पहले चैप्टर में, बस। इसका अगर मुश्किल है तो वो ये है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबके लिए ये मुश्किल, हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि सर ये हमें मुश्किल लग रहा है। जिसको मुश्किल लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूं इसको पढ़ो ही मत। तो आप एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री इसको छोड़ो, इसको पढ़ो मत, बस इसको पढ़ो ट्राइगोनोमेट्री को, जो 7 मार्क्स का है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है, उसके बाद जो है सर्कल्स। आपका सर्कल्स देखो बेटा, सर्कल्स में कुछ है ही नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, तो सर्कल्स को आप छोड़ नहीं सकते, तो सर्कल्स पढ़ो, सर्कल्स भी आप पढ़ो अच्छे से, ठीक। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, इसमें कुछ नहीं है, मीन मीडियन मोड, एक बस उस पे बेस से बात करता है, तो ये बहुत आसान है। अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है,
तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ पाए, उसको मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी मत पढ़ो, देखो भी मत इसकी तरफ, ठीक। और जो कंस्ट्रक्शंस का पोर्शन रहता है किसका, देखो बेटा ये जो मैंने यहां तक बोला, पहले तो 5 चैप्टर जो आपके मैथमेटिक्स पे लिखे हैं, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपको पूरा पढ़ना है, 5 चैप्टर्स। उसके बाद जो आपका ट्रायंगल्स है उसको मत पढ़ो। फिर सर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ो, मतलब आपका 7th जो चैप्टर है। फिर 8th में आता है आपका ट्रायगोनोमेट्री, उसको पढ़ो। फिर 9th में एप्लीकेशन ट्रायगोनोमेट्री, उसको छोड़ो, ठीक। उसके बाद आपका सर्कल्स आता है, उसको पढ़ो। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस आता है, उसको मत पढ़ो। अब कोई बोलेगा सर कंस्ट्रक्शंस में एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए अगर कोई चैप्टर मुश्किल है तो वही कंस्ट्रक्शंस है। अब जिसके लिए आसान है वो यहाँ से कोई और चैप्टर छोड़ सकता है। अगर कंस्ट्रक्शंस में चूंकि 4 ही मार्क्स है, इसमें 6 है और इसमें शायद 6 है इसमें भी, तो इसको आप छोड़ो। जो इसको नहीं पढ़ सकता, जिसके लिए मुश्किल है, वो इसको छोड़ो। अच्छा, ये हो गए 10th तक। उसके बाद आपका चैप्टर 11 जो है वो है एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स है शायद, तो उसको भी छोड़ो। फिर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को भी छोड़ो। ये जो 2 चैप्टर्स है, क्यों छोड़े इनको, क्योंकि इनमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस है और बच्चे जो है उनके लिए परेशानी इनमें होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे इन दोनों चैप्टर्स को भी छोड़ो। तो कुल मिला के आपके जो है, और लास्ट जो आपका चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स, इन्हीं में से एक है। कुल मिला के आपके जो 15 चैप्टर्स है, उनमें से आपको ओनली 9 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब इससे ज्यादा रिलैक्सेशन क्या हो सकती है? और मैंने देखो बेटा, इस पे मैंने बहुत सारी एनालिसिस की है, तब जाके मैं आपके सामने ये लेके आया। मैंने उन बच्चों को भी इसमें रखा जिनके लिए बहुत मुश्किल है ये चैप्टर्स, इसीलिए मैंने उन चैप्टर्स को जो डिफिकल्ट लग रहे हैं आपकी लेवल पे, मैंने उनको अलग निकाला, आप उनको छोड़ो। और ये जो चैप्टर्स है, इसमें 9 चैप्टर्स में से ज्यादातर 7 to 8 चैप्टर्स जो सबको आसान लगते हैं। और वेटेज की अगर बात की जाए, सर अब बताओ इनकी वेटेज, अगर यहां से यहां तक देखा जाए 9 चैप्टर्स, तो 51 मार्क्स का आएगा। कितना सर? 56 तो अटेम्प्ट करने हैं, 56 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सर फिर तो यहां पे भी कुछ करना होगा। बेटा कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है, इनमें से देखो पहले चैप्टर पहली एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, या उसने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको पढ़ो। वो ये 6 मार्क्स जो है, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स आपके बच जाते हैं 56 तक पहुंचने के लिए। आप इनमें से देखो, आपका प्रोबेबिलिटी में है फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं जगह डैश बी डॉट 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 जहां पे लिखा होता है फिल इन द ब्लैंक्स, और कहीं जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बस एक एक्सरसाइज तक, पहली एक्सरसाइज तक देखो। इसी तरह कंस्ट्रक्शंस में या ट्रायंगल्स में रिजल्ट सीधे जो आपके बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं, उनको बस स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट याद रखो, सो दैट आप जो 1 मार्क्स यहां से कर पाओ। तो वैसे करके पहली एक्सरसाइज, उससे ज्यादा नहीं। और देखो बेटा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आपके बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे सर इसका एरिया, उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो वो फार्मूले आप याद रखो, 5-6 फार्मूले नोट करके, और उसके बाद तो वो 5 मार्क्स आप इनकी पहली एक्सरसाइज से ला सकते हो, मतलब आपको नहीं पढ़ना है। तो जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ही विल गेट 80 आउट ऑफ 80, ही विल गेट 80 आउट ऑफ 80। सो दिस वाज अबाउट योर सिलेबस, दिस वाज अबाउट योर, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। these 6 चैप्टर्स, इनको छोड़ो। अब हाँ, कोई बोल रहे हैं सर मेरे लिए मुश्किल है इनकी, वो यहां से जो MCQ आएगा तो छोड़ो बिल्कुल। 51 जब आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, मतलब यू विल गेट मोर देन 70 मार्क्स, और आपके इंटरनल के भी 10-20 तो आए ही होंगे, मीन्स कि यू विल गेट 90 अबव मार्क्स। तो इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? तो ये था आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। अगर हम देखें, ये जो आपका पहला चैप्टर रियल नंबर्स का है, रियल नंबर, अब हम इसकी बात करेंगे। ये यहां पे मैंने लिखी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आपको मार्क्स पूछेंगे। देखो बेटा, ये जो आपका रियल नंबर, सर 4 मार्क्स। रियल नंबर्स में 2 ही कंसेप्ट्स है, क्या क्या? इसमें बस कुछ नहीं, इसमें एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दिस यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा, ये है इसमें, और क्या है, और है इसमें दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बस ये दो कॉन्सेप्ट्स है, दो में से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 4 मार्क्स इन्हीं में से बनते हैं। अब सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और यूक्लिडियस डिवीजन लेमा में क्या है? देखो बेटा, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा में कुछ नहीं है, इसमें दो ही चीजें हैं, इसमें एक HCF है आपका और इसमें एक आपका LCM है। बस आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, आप उनमें देखो, पहला ही क्वेश्चन आपको होगा HCF ऑफ दिस एंड दिस इज, LCM ऑफ दिस एंड दिस इज, बस इसी तरह का क्वेश्चन आपका पहला होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, दो ही एक्सरसाइजेस पहले चैप्टर में है, 1.1 एंड 1.2। 1.1 में एक क्वेश्चन, 1.2 में एक क्वेश्चन, मतलब इतना आपका ये है। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा ये HCF की बात करता है, LCF निकालने में हमें मदद करता है यूक्लिड। अब हम अगर HCF देखें कि HCF असल में है क्या, हम थोड़ा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप कैसे करोगे। सो पहला चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.1, उसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, कितने, और एक पहला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन वो बोल रहे हैं उसमें कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये दो क्वेश्चन आप उसमें से कर लो, इन्हीं दो में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सर HCF कैसे निकाले? पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है आपको HCF करना है, 1 2 3 पार्ट्स उसने दिए हैं, आपको उसमें HCF निकालना है। अगर मैं बस वीडियो को लंबा ज़्यादा ना होने दूं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे HCF थोड़ा सा समझाऊंगा, HCF हम कैसे निकालते हैं और इसका ड्रॉबैक क्या है, फिर क्यों हमें यूक्लिड की ओर जाना पड़ा। देखो बेटा, यहाँ पे जो है मैं आपसे बोल रहा हूं ये 8 है और ये 12 है, आपसे बोल रहा है एग्जाम में HCF ऑफ 8 एंड 12 इज, ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। मानो ऑप्शन A में वो 8 देगा, ऑप्शन B में 4 देगा, फिर 2 देगा, फिर 12 देगा, आपको HCF बोलना है। सर HCF कैसे निकाले? देखो, सबसे आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, जिसका दूसरा नाम GCD भी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब बेटा देखो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो नाम है ना, इसी में सारा छुपा है। हाईएस्ट मतलब सर कुछ हाईएस्ट की बात हो रही है, कॉमन सर इसमें भी और इसमें भी होना चाहिए, फैक्टर मतलब इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसको भी। अब देखो बात क्या हो रही है, HCF निकालने के लिए आप इससे जरा बेटा इसके डिवाइजर्स बोलो, वो तो आपको आते होंगे। सर इसको मतलब कि इसको कौन कौन एग्जैक्ट डिवाइड करता है, एग्जैक्ट मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। सर इसको 1 डिवाइड करता है, वेरी गुड, हर एक नंबर को 1 डिवाइड करता है। सर 2 भी इसको एग्जैक्ट डिवाइड करता है, वेरी गुड। बेटा 3 इसको डिवाइड करता है? सर नहीं, 3 इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता है। फिर कौन करता है? सर 4 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करता है, वेरी गुड। अच्छा बेटा, उसके बाद सर 5 नहीं करता है, 6 नहीं करता है, 7 और 8 बस 8 करता है। तो 1 करता है इसको एग्जैक्ट डिवाइड, 2 करता है, 4 एंड 8, दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर 8। इसी तरह आप इसमें भी देखो कौन कौन डिवाइड करता है, कौन कौन करता है। सर 1 करता है, 2 करता है, सर इसमें 3 करता है, बिकॉज 3 4 जार 12 बराबर करता है। सर 4 भी करता है, 4 3 जार 12, और फिर 6 भी करता है, वेरी गुड, और फिर 12 करता है। अब देखो बेटा, ये सब ये 4 जो है इसको डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे ये 6 जो है ये इसको डिवाइड करते हैं। ये 6 नंबर्स हमारे पास है। अब सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाले? देखो बेटा, आप कॉमन देखो कौन कौन यहाँ पे भी जो है डिवाइड इसको करता है और इसको भी करता है। सर यहाँ पे 1 करता है, वेरी गुड, यहाँ पे भी 1 करता है, तो एक कॉमन। सर यहाँ पे 2 करता है इसको डिवाइड, और यहाँ पे भी 2 करता है, वेरी गुड। सर यहाँ पे इसको 4 करता है डिवाइड, और यहाँ पे भी 4 करता है। तो दीज, और कोई है कॉमन इसको डिवाइड करने वाला? सर कोई नहीं है। अब आप देखो 1 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, इनमें बड़ा कौन है? सर इनमें बड़ा 4 है। जो बड़ा इनमें से होगा वही आपका HCF, मतलब कि इनमें से जो बड़ा होगा वो HCF। तो मतलब HCF ऑफ 8, 12 इज
दिस 4। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका करेक्ट? दिस। ऐसे कुछ नहीं बेटा करना, आप क्या करो, जो आपके पास दो नंबर्स हो गए उनके डिवाइजर्स निकालो, फिर देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है, उन कॉमन डिवाइजर्स में से देखो सबसे बड़ा कौन है, वही आपका HCF। अब देखो बेटा, अब इसमें एक मसला है ये कि अगर आपके पास दो बड़े नंबर्स देगा वो, इसमें ड्रॉबैक है इस मेथड से। क्यों? क्योंकि आपको सारे डिवाइजर्स निकालने हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 10 सेकंड में होना चाहिए, या मानो 1 मिनट में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए आपको सारे डिवाइजर्स पता होने चाहिए। मानो मैं आपसे ये दूंगा 2 2 4, उसके बाद दूंगा 3 3 6, बड़े नंबर्स है सर, इनके कैसे सारे डिवाइजर्स फिर कॉमन निकालना, मतलब इसका ड्रॉबैक है। तो ये हो गया था मैन्युअली, इसीलिए यूक्लिड आया। फिर यूक्लिड ने एक मेथड दिया जिससे हम HCF निकालते हैं। हम इन दोनों में से छोटा देखते हैं, उससे इसको डिवाइड करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, फिर जहाँ पे रिमाइंडर 0 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूक्लिड ने फिर इस ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम किया, और जिस मेथड को फिर, जिस लेमा को फिर हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसकी वजह से हम बड़े बड़े नंबर्स का आसानी से HCF निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द एग्जैक्ट डिवाइजर्स। वी आर इजीली एबल टू फाइंड HCF। सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बोली कौन कौन चैप्टर्स नहीं पढ़ने, थोड़ा सा आपका फर्स्ट चैप्टर का जो है इसमें मैंने आपको वो समझाया कैसे करना है। तो HCF पे इंशाल्लाह मौका मिले तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर हमने ये सीरीज कंटिन्यू की तो उसमें से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कितने कितने क्वेश्चन है वो करने हैं, मैं आपको वो बोलूँगा आगे जाके लेक्चर्स में कि कौन से चैप्टर में कौन कौन। मानो हर एक चैप्टर में मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको दूंगा, जो स्टूडेंट उन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकता है एग्ज़ाम में। सो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।